तो हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो वॉल्व होती है ना, जो नीचे वॉल्व होती है उसमें क्या क्या रहता है, उसके पार्ट्स क्या क्या, वो कंपोनेंट्स क्या क्या, कैसे बनी रहती है वॉल्व बेसिकली मेरी, और वो कैसे काम करती है वॉल्व, वो ओपन क्लोज कैसे होती है। ठीक है, ये देखेंगे हम इस वीडियो में। तो भाई ये है मेरी ट्यूबिंग। ठीक है, ये ट्यूबिंग है मेरी और ये वॉल्व लगी हुई है मेरी, ये वॉल्व। ठीक है, अब क्या रहता है, मेरी गैस आती है यहाँ और इसके थ्रू यहाँ ऐसे जाती है, ये पिन ऊपर नीचे उठती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसमें मेरा सबसे पहला पार्ट रहता है मेरा डोम या बेलो। ठीक है, ये जो मेरा रहता है ना डोम रहता है या बेलो है, बेलो बोल देते हैं इसे, इसको बेलो का एरिया बोल देते हैं। एक्चुअली जो डोम होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर पार्ट रहता है जहाँ पे मेरी गैस चार्ज रहती है, और जो बेलो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्शन वाला होता है, एक गुब्बारे की तरह, जैसे गुब्बारा नहीं होता, गुब्बारे की तरह एक्यूमुलेटर्स में भी मेरा वही लगा रहता है जिसमें मेरी नाइट्रोजन फिल रहती है। उसको प्रेस करो, प्रेशराइज रहता है तो प्रेस हो जाता है वो। ठीक है, गुब्बारे की तरह कुछ इस तरह का, देखो इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का। अब अगर इसके यहाँ पर फोर्स, इसमें गैस भरी हुई है पूरी चार्ज्ड, ये एक तरह से स्प्रिंग की, गुब्बारे का जैसे वो होता है ना, कवर होता है वैसे होता है ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप, और इसमें क्या मेरी गैस भरी हुई है कोई। ठीक है, फुली चार्ज एक प्रेशर पे। तो अगर मैं उससे ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा ना तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा कुछ इस तरह से, कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। और अगर मैं प्रेशर रिलीज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा और खुल जाएगा। इस तरह का रहता है, गुब्बारा टाइप से का रहता है। क्या रहता है, ये मेरा बैलोस, बैलो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो होता है ना यहाँ पर वॉल में ऊपर मेरा डोम या बैलो रहता है। ये किससे चार्ज रहता है, एक गैस से चार्ज रहता है, यूजली नाइट्रोजन गैस रहती है, नाइट्रोजन गैस रहती है। और जिस प्रेशर से चार्ज रखते हैं ना हम इसे, प्रेशर से चार्ज रखते हैं वो है डोम प्रेशर, पीडी, पीडी बोलेंगे उसको। ठीक है, उसको हम किससे डोनेट करेंगे, ये जो इसके अंदर जो मेरी गैस जिस भी प्रेशर से चार्ज है उसको मैं डोनेट करूंगा पीडी से, यानी डोम प्रेशर से। ठीक है, यही मेरा डिसाइड करेगा, ये जो पिन है ना, पिन पिन को इसके ऊपर, इसके ये जो ओपनिंग है इसके ऊपर टिकाएगा या ओपन होगा, यही प्रेशर मेरा क्या करेगा, डिसाइड करेगा। ठीक है, ये क्या मेरी केसिंग है ना, ये केसिंग है और ये ट्यूबिंग है, और बीच में लगाओ ट्यूबिंग इन द सेंस मैंड्रेल, मैंड्रेल वाला जॉइंट है, मैंड्रेल, मैंड्रेल पे लगती है ना गैस लिफ्ट वॉल्व। तो मेरी ये गैस लिफ्ट वॉल्व लगी है, डोम है, सिंपल सा है बस। अगर मेरा केसिंग प्रेशर ऐसे इसने इसको ऊपर उठा दिया तो मेरी ये पिन ऊपर उठ जाएगी, और अगर कम हुआ तो ये नीचे आ जाएगा, तो पिन मेरी इस पे लॉक हो जाएगी और मेरी गैस लिफ्ट वॉल्व बंद हो जाएगी। सिंपल सी वर्किंग है। ठीक है, तो इसमें मेरा डोम हो गया। डोम के बाद आता है मेरा स्टेम, जो मैं पिन पिन बोल रहा हूं ना, पिन, ये स्टेम है मेरी, इसको स्टेम बोलते हैं। ठीक है, पोर्ट, जो ये एरिया है ना, ये इसको पोर्ट बोलते हैं, पोर्ट, इतने वाले एरिया को पोर्ट। इसका मैं क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ पोर्ट, एपी, एपी से डोनेट करूंगा मैं क्या, जो इस पोर्ट का एरिया है। ठीक है, और जो इस ये वाला बैलो का एरिया ना, ये वाला, इसको मैं किससे डोनेट करूंगा, इसको मैं डोनेट करूंगा ए बी से, यानी बैलो एरिया। ठीक है, ये नोटेशंस भी लिख लेना साथ के साथ, एपी पोर्ट एरिया एंड ए बी बैलो एरिया। जैसे अगर ड्रिलिंग पड़ी होगी आपने, उसमें बीओपी में भी मेरा वो रहता है एक्यूमुलेटर्स, जो मेरे बीओपी को क्या करते हैं, बंद करते हैं या क्लोज करते हैं। उसमें भी सेम ऐसे ही नाइट्रोजन गैस चार्ज रहती है, नाइट्रोजन गैस चार्ज रहती है, और वही बैलो ही होता है उसके अंदर भी, ऐसे ही बैलो होता है, वो पूरा कंप्रेस रहता है भर के। और जब मेरे को पूरा कंप्रेस करके उसमें गैस भर रखी होती है, पूरा कंप्रेस कर रखा होता है, जब मेरे को बीओपी बंद करना होता है तो मैं हिट करता हूँ उस पर, और वो क्या प्रेशर रिलीज कर देता है, बैलो खुल जाता है, और वो उसको धक्का मार देता है, हाइड्रोलिक पुश दे देता है, किसको, मेरी रैम्स होती हैं जो, वही सेम मैकेनिज्म है इसमें। इसको जो मेरी स्टेम है या पिन बोल लो इसको, इसको धक्का मार के इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो यही रहती है। और
एक और चीज़, कई कई जगह ना पिंस में ये भी लगा देते हैं, देखो स्प्रिंग भी लगा देते हैं बैलो के साथ, या बैलो हटा देते हैं, स्प्रिंग स्प्रिंग रहने देते हैं, या कई जगह बैलो प्लस स्प्रिंग दोनों लगा देते हैं, तो स्प्रिंग भी होता है इसमें। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेरे यहां से केसिंग प्रेशर आ रहा है, यहां से आएगा, केसिंग में मेरी क्या आ रही है, गैस आ रही है, यहां से इसके थ्रू होती हुई मेरी किसमें, ट्यूबिंग में एंटर कर जाएगी। यहां से आएगी, ठीक है। बंद कब होएगी, जब मेरा ये रिलीज हो जाएगा और ये पिन इसके ऊपर आके पोर्ट के ऊपर क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसी को पढ़ने वाले हैं, क्लोजिंग प्रेशर और ओपनिंग प्रेशर। अभी मैंने क्या पढ़ा है, मेरे पास ये बॉल्स में क्या क्या होता है। ठीक है, अब मेरे को बॉल में समझ में आ गया कि ये डोम होता है, एक तरह से मेरी स्टेम ये रहती है, पिन की तरह रहती है, वो मेरी इसको ओपनिंग को क्लोज या बंद या ओपन करती है। ठीक है, इतना मेरे को समझ में आ गया। गैस मेरी कैसे एंटर करती है, किस, इसी पिन के थ्रू। अगर मेरा ये डोम अगर ये ओपन होगा, वॉल ओपन होगी तो एंटर करेगी, अगर वॉल क्लोज होगी यानी कि ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो मेरी क्या, गैस एंटर नहीं करेगी। ठीक है, तो अब ये देखेंगे हम क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्रेशर। ठीक है, ये कर देते हैं हम इरेज। अब देखो, मैं बॉल मान लेता हूं पहले, मेरी इनिशियली क्या है, क्लोज है। ठीक है, मेरी क्लोज है। ये मैं केसिंग में डाल रहा हूँ कंफ्यूजन के लिए, लाइंस की कंफ्यूजन हो जाएगी ना। ठीक है, तो मेरी क्या है, केसिंग इनिशियली क्लोज है, तो प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट ओपन द वॉल। ठीक है, प्रेशर रिक्वायर टू जस्ट ओपन द वॉल मैं कैलकुलेट करूंगा, द वॉल। ठीक है, ये मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो मेरे यहां पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, अब मेरी ये वॉल क्लोज है। ठीक है, यहां मेरा आ रहा है पीसी, ये वाला केसिंग प्रेशर, जो ऊपर से मेरा प्रेशर आ रहा है पीसी। ठीक है, गैस अंदर मेरी क्या है, अभी अंदर गैस एंटर नहीं करी, अभी अंदर मेरा क्या है, पी ट्यूबिंग, ट्यूबिंग प्रेशर। ठीक है, तो अब आप देखो मेरा डोम किसी प्रेशर पे जा जाए, पीडी। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स होल्ड कर रहा है, कौन सा फोर्स होल्ड कर रहा है इसको क्लोज रहने के लिए, इसको क्लोज रहने के लिए ये कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है कि ये मेरी पिन, जो ये मेरी स्टेम है, ये पोर्ट मेरे पे बनी रहे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, दिख रहा है हमें साफ साफ, फोर्स ट्राइंग टू force trying to close the wall, close सी wall। डोम प्रेशर, अभी मैं स्प्रिंग नहीं ले रहा हूं, सिर्फ डोम प्रेशर ले रहा हूं। ठीक है, डोम प्रेशर, क्योंकि मेरा बेलो जो है डोम प्रेशर से चार्ज है पीडी से, तो डोम प्रेशर इनटू फोर्स क्या होता है मेरा, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कौन सा है, कौन से एरिया पे एक्ट कर रहा है वो सारा प्रेशर, वो एक्ट कर रहा है मेरे इस पूरे एरिया पे, ऊपर से एरिया ऑफ क्या, बेलो। ठीक है, नाउ फोर्स ट्राइंग टू ओपन द वॉल, ओपन द वॉल में कौन सा लग रहा है, नोट्स में भी ऐसे लगे, ओपन द वॉल में कौन सा लग रहा है,
मेरा जो केसिंग प्रेशर है वो कितने पे लग रहा है, यहाँ लग रहा है ना नीचे, मेरा केसिंग प्रेशर यहाँ लग रहा है, ठीक है, और ट्यूबिंग प्रेशर इस पिन पे लग रहा है, इस पिन पे ट्यूबिंग प्रेशर लग रहा है। तो ये एरिया ऑफ पोर्ट है, एरिया ऑफ बेलो, यानी आप देखोगे ना एरिया ऑफ बेलो माइनस एरिया ऑफ पोर्ट, एरिया ऑफ बेलो माइनस एरिया ऑफ पोर्ट, ए बी माइनस ए पी पे मेरा मतलब ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को छोड़ दो, अगर मैं पिन वाले एरिया को छोड़ दूं तो मेरा ए बी माइनस ए पी जो ये वाला एरिया बचता है उस पर मेरा पीसी लग रहा है। तो वो क्या करने की, वो नीचे से ऊपर के धक्का मार रहा है, यानी कि ओपन करने की कोशिश कर रहा है। तो पीसी मेरा कितने एरिया पे लग रहा है, ए बी माइनस ए पी एरिया पे। क्लियर, ए बी माइनस ए पी पे क्यों लग रहा है, क्योंकि भाई ए पी पे मेरा क्या लग रहा है, पीटी लग रहा है। ये भी मेरा क्या करने की कोशिश कर रहा है, ओपन, एफ बी डी बना रहे हैं ना हम, एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम। ये पीटी प्लस पीटी एपी, यानी कि इसमें तो एरिया ऑफ बेलो पूरे टोटल एरिया पे ही मेरा पीडी डोम प्रेशर लग रहा था। क्लियर, मेरा पूरे टोटल एरिया पे डोम प्रेशर लग रहा था, पर इसमें मेरा जो एपी एरिया है ना, एपी एरिया उस पे ट्यूबिंग प्रेशर लग रहा है और बाकी बचे हुए पे केसिंग प्रेशर लग रहा है। ये ऊपर वाला फोर्स ट्राइंग टू क्लोज द वॉल, नीचे वाला एक फोर्स ये 1 2 से ले लेते हैं हम, 1 इज फॉर केसिंग एंड 2 इज फॉर ट्यूबिंग। क्लियर, 1 इज फॉर केसिंग 2 इज फॉर ट्यूबिंग। ये मेरा क्या ऊपर ओपन करने की कोशिश कर रहा है, पीसी ए बी माइनस पीटी ए पी। ठीक है, हमारे हाथ में केसिंग प्रेशर रहता है ऊपर, तो ओपनिंग प्रेशर मेरा क्या होगा, इन दोनों को इक्वेट कर दूं मैं अगर, सिंपल क्या किया मैंने, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट कर दिया यानी कि जस्ट बैलेंस है, जस्ट बैलेंस है। पी सी ए पी ए बी माइनस ए पी प्लस पी टी ए पी इज इक्वल टू पी डी ए बी। ठीक है, यहाँ से मैं अगर केसिंग प्रेशर कैलकुलेट करूँ पी सी, तो ये मेरा पी डी ए बी माइनस पी टी ए पी डिवाइड बाय ए बी माइनस ए पी। ये डेरिवेशन ध्यान से देख लेना, इस पे गेट पे क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, इसी वाले पे। ठीक है, क्लियर, सिंपल से चल रहा हूं। फोर्स मैंने क्या करा, बैलेंस करा, फोर्स बैलेंस करा, इक्वेशन बनी, उसको मैंने पीसी के लिए सॉल्व करा। इतना प्रेशर मेरे को चाहिए क्या, टू जस्ट ओपन द वॉल, इतना केसिंग प्रेशर चाहिए मुझे टू जस्ट ओपन द वॉल। कितना, पीसी पी डी ए बी माइनस पी टी ए पी। ठीक है, टू जस्ट ओपन द वॉल, इतने प्रेशर में मेरा बैलेंस रह जाएगा। अगर 0.1 भी थोड़ा सा ऊपर हुआ तो मेरी वॉल क्या हो जाएगी, एकदम से खुल जाएगी। इतना प्रेशर चाहिए टू जस्ट ओपन द वॉल। अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखूं, यानी कि न्यूमरेटर में ए बी से डिवाइड कर रहा हूं पूरे न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी पूरे ए बी से डिवाइड कर रहा हूं। इक्वेशन में फर्क कोई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ बेलो, स्मॉल एरिया बी लिख दे, एरिया ऑफ बेलो। ठीक है, तो ये मेरा क्या बनता है, पी डी माइनस पी टी ए पी अपॉन ए बी ए पी अपॉन ए बी, 1 माइनस ए पी अपॉन ए बी। ठीक है, सिंपल फोर्स बैलेंस। और ये मेरे को अब समझ में आ गया, मेरा पीसी ये कैसे आया, ये टू जस्ट ओपन द वॉल पीडी, और ये वाली होगी। अब मैं ये ऊपर वाला रब कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना भाई, फोर्स बैलेंस सिंपल हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो जो मेरा पीसी हो गया, पीसी इज इक्वल टू पी डी माइनस पी टी आर, 1 माइनस आर। ये आर कहाँ से आया, आर कहाँ, ये जो मेरा ए पी अपॉन ए बी है ना, इसको मैंने आर एज्यूम कर लिया, से आर, ए पी अपॉन ए बी आर से, जैसे मैथ्स में नहीं करते थे से दिस इज एक्स, वैसे ही मैंने पी डी माइनस पी टी आर अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर, सिंपल।
तो भाई ये आ गया मेरा प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट ओपन द होल। ये हो, अगर हम याद करेंगे, हमें याद, वैसे याद करने वाली तो सिंपल चीज़ नहीं है, अगर मतलब याद हो जाएगा आपको, इतने न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। पर अगर याद भी नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, फटाफट फोर्स बैलेंस कर दूंगा सिंपल एफबीडी बना के, एफबीडी बना के, ठीक है। या इसमें कुछ और ऐड कर दिया, कोई और फोर्स ऐड कर दिया, तो मैं सिंपल एफबीडी बना के फ्री बॉडी डायग्राम जैसे 11th 12th में बनाते थे, सिंपल एफबीडी क्या रहता है, मेरा फोर्स बैलेंस करना रहता है, इधर वाला और इधर वाला। इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया कि प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट ओपन द वॉल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ट्यूबिंग इफेक्ट, ट्यूबिंग प्रेशर, और इसको अलग कर दिया मैंने, ठीक है। तो जो ये टर्म है ना, मैं ये ट्यूबिंग प्रेशर की वजह से आ रहा है ना, ओपनिंग में, केसिंग में, प्रेशर में, पी ओपनिंग हो गया ना, पी ओपनिंग प्रेशर बोलेंगे इसे, ठीक है, पी ओपनिंग प्रेशर बोलेंगे इसे हम। तो ये जो आ रहा है ना मेरा, ये टर्म आ रहा है मेरा, एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है बेटी, जो मेरा माइनस हो रहा है मेरा डोम प्रेशर में से, ठीक है। तो ये मेरा, इसको मैं बोलता हूँ किसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है मेरा, ये ट्यूबिंग इफेक्ट, ट्यूबिंग इफेक्ट बोलता हूँ, इस टर्म को ट्यूबिंग इफेक्ट बोलता हूँ। तो अगर आपको कोई बोले कि कैलकुलेट ट्यूबिंग इफेक्ट, आप ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कैलकुलेट ट्यूबिंग इफेक्ट फैक्टर, फैक्टर, तो इसके आगे का कोफिशिएंट जो है, पीटी के आगे का कोफिशिएंट आर अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या था मेरा, ए पी अपॉन ए बी, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, ओपनिंग की आ गई मेरी इक्वेशन। ये याद हो जाती है, ये आसानी से याद करनी है आपको, कर भी सकते हो याद, ठीक है। सिंपल फोर्स बैलेंस चाहिए, ठीक है, जस्ट टू ओपन द वॉल। ट्यूबिंग इफेक्ट मैंने देख लिया, ट्यूबिंग इफेक्ट फैक्टर, क्वेश्चन आ जाते हैं भाई व्हाट इज ट्यूबिंग इफेक्ट। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह आप अटेम्प्ट करोगे उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं व्हाट इज ट्यूबिंग इफेक्ट या फिर व्हाट इज ट्यूबिंग इफेक्ट फैक्टर। तो आपको इसमें पुट करके अपना कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा अगला, प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट क्लोज द वॉल। अब ये रब कर देते हैं, ये मेरा पार्ट खत्म हुआ, ओपनिंग प्रेशर मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब मेरी क्या हो रखी है, वॉल क्या रखी है, ओपन है। और मेरी गैस क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब मेरी गैस इसके अंदर से फ्लो होके मेरी ट्यूबिंग के अंदर जा रही है, ठीक है। तो अब देखो, अब तो आपको खुद ही आंसर देना होगा, अब तो आप खुद ही आंसर दे दोगे, जैसे जैसे मैं लिखूंगा ना, आप खुद अपने आप को ही जज करना भी मैं सही दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। तो फोर्स ट्राइंग टू क्लोज द वॉल कितना होगा, फोर्स ट्राइंग टू क्लोज द वॉल, कितना फोर्स इसको बंद करने की कोशिश कर रहा है, पीडीएवी विथ 9। कैसे भाई, यही तो क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर कोई नया फोर्स थोड़ी ना आया, ठीक है। फोर्स ट्राइंग टू ओपन द वॉल, अभी ओपन पोजीशन में है वॉल, तभी तो मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले क्लोज पोजीशन में थी, अब ओपन पोजीशन में है मेरी वॉल, यानी वॉल खुली हुई है। और पहले क्या थी, क्लोज पोजीशन में थी, तब मैं ओपनिंग प्रेशर कैलकुलेट कर रहा था। अब मेरी ओपनिंग पोजीशन में, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्लोज कब होगी वॉल, ठीक है, सीधी सी बात। तो अब बस डिफरेंस इतना है, पहले मेरा पोर्ट पे, इस पिन पे मेरा कितना प्रेशर एक्ट कर रहा था, एपी एरिया पी पे मेरा पी ट्यूबिंग एक्ट कर रहा था, पर अब कितना, क्या
कहाँ गया, हाँ। अब क्या एक्ट करेगा यहाँ पे अब इस एरिया पी पे अब मेरा पीसी एक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि ओपन द वॉल, इस लाइन का मतलब है सेम सेम नीचे वाला, सेम ऊपर वाला नीचे कोपिड है, ठीक है। तो ये मेरा कितना होगा दिमाग से सोचो। मेरा पीटी मेरा अब नहीं एक्ट कर रहा, अब मेरा एपी पे क्या एक्ट कर रहा है, पीसी एपी प्लस, और जो मेरा बाकी बचा हुआ एरिया उस पे तो मेरा पीसी एक्ट ही कर रहा था, केसिंग प्रेशर मेरा एक्ट ही कर रहा था। तो पीसी ए बी माइनस ए पी। तो एक तरह से अब मेरा इस एरिया और इस एरिया पे, यानी अब टोटल एरिया पे भी नीचे क्या पीसी एक्ट कर रहा है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे ये कट जाएगा, पीसी ए बी, यानी कि नीचे वाले एरिया पे भी अब नीचे में पूरा पीसी एक्ट कर रहा है और ऊपर पीडी एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या था, इसका इक्वल टू है पीसी ए बी। अब 1 और 2 इनको क्या कर दूंगा मैं, इक्वेट कर दूंगा। तो मेरा क्या क्लोजिंग प्रेशर आ जाएगा, क्लोजिंग केसिंग वाला निकालना रहता है ना मुझे। तो इक्वेट करो पहले, पी डी ए बी इज इक्वल टू पी सी ए बी से ए बी कैंसल, तो पी सी किसके इक्वल हो गया, पी डी के इक्वल हो गया, डोम प्रेशर के, जो मेरा पी क्लोजिंग है। यानी कि मेरा जितना डोम प्रेशर होगा, अगर इतना प्रेशर हुआ और उससे जरा सा भी नीचे गया तो मेरा क्या जस्ट क्लोज हो जाएगी वॉल। उसके बाद मेरी क्या हो जाएगी, क्लोज। ये जस्ट क्लोजिंग की कंडीशन है, पी सी इज इक्वल टू पी डी, पी क्लोजिंग। और आपको पूछते कितने प्रेशर पे क्लोज होगी, तो आप सीधा क्या डोम प्रेशर देखोगे और वो बता दोगे कि मेरी डोम प्रेशर पे हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। बैलेंस इतना ना आपको गेट के टाइम पे ना थोड़ा दिमाग तेज रखना पड़ेगा। अगर आपको इसने क्लोजिंग प्रेशर पूछा है और डायग्राम बना दिया और आप वहाँ पे फोर्स बैलेंस कर रहे हो, और एक दूसरे बंदे को पता था कि क्लोजिंग प्रेशर मेरा डायरेक्ट क्या होता है, डोम प्रेशर के इक्वल होता है, उसने डोम प्रेशर देखा 500 और 500 टाइप कर दिया और आप बैलेंस करने बैठ गए वहाँ पे, तो उसका टाइम बचत ज़्यादा होगा ना। तो ये एक्टिवनेस बोलते हैं इसको, एक्टिवनेस रखनी पड़ती है को हमेशा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी सारी जगह थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है हमें, एक्टिवनेस मतलब दिमाग को थोड़ा तेज भगाना होता है और कुछ नहीं होता। हर एक जगह आपको अगर कहीं पे आगे बढ़ना है तो अपना एक्टिवनेस दिखाते रहना चाहिए। तो पी क्लोजिंग पी सी इजकल टू क्या, मेरा पी डी, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग प्रेशर हो गया, ये स्टार मार्क। तो भाई ये मैंने डिस्कस कर लिया मेरा कितने प्रेशर पे ओपन होती है और कितने पे क्लोज होती है, ठीक है। अब आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, मेरा जो ओपनिंग प्रेशर था ना वो था पी डी माइनस पी टी आर अपॉन 1 माइनस आर। ये था ना मेरा ओपनिंग प्रेशर, इसमें और इसमें, यानी कि दोनों अलग अलग प्रेशर पे खुल रही है। ओपनिंग प्रेशर मेरा कुछ और है, क्लोजिंग प्रेशर कुछ और है। तो इस वॉल को ना मैं क्या बोलता हूं, अनबैलेंस्ड वॉल बोलता हूं इसी चक्कर में। क्यों, क्योंकि मेरा ओपनिंग प्रेशर कुछ और है और क्लोजिंग प्रेशर कुछ और है, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी टाइप हुई, ये ऊपर आ रहा होगा वीडियो में, ये मेरी टाइप हुई अनबैलेंस्ड वॉल। इसको लिख लेना, दिस इज द अनबैलेंस्ड वॉल जो मेरी मेनली यूज होती है। ऊपर लिख लेना, ऊपर टॉपिक में अनबैलेंस्ड वॉल, जहाँ पे आपने कॉपी में लिख रहे होंगे ना वहाँ पे ऊपर लिख लेना क्या, मेरी अनबैलेंस्ड वॉल बैकी है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा क्या, अब हम देखेंगे स्प्रेड देखते हैं हम, ठीक है। तो भाई स्प्रेड देखेंगे अब, ठीक है। स्प्रेड मेरा एक ओपनिंग और क्लोजिंग देख लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे हमारा स्प्रेड क्या होता है। SPRED, स्प्रेड। तो भाई मेरा स्प्रेड जो होता है ना, ये राइटिंग साफ है क्या,
स्प्रेड, स्प्रेड क्या है? अगर कोई आपसे पूछे ना व्हाट इज स्प्रेड, आप सिंपल बोलोगे मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? स्प्रेड बोलता हूँ। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रेशर। ठीक है, सिंपल स्प्रेड, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग माइनस क्लोज। ठीक है, तो ओपनिंग अगर मैं रखूं, मेरा कितना बना था? पी डी माइनस पी टी आर अपॉन 1 माइनस आर। और पी सी मेरा कितना था? क्लोजिंग प्रेशर, क्लोजिंग, ये केसिंग नहीं, क्लोजिंग, क्लोजिंग लिखो। ठीक है, पी सी क्लोजिंग, ये मेरा किसके इक्वल था? पी डी के इक्वल था। कैलकुलेट किया था ना। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूं, पी डी माइनस पी टी आर माइनस, ये मेरा इधर चला जाएगा, तो पी डी माइनस पी डी प्लस पी डी आर अपॉन 1 माइनस आर, ये कैंसल। तो मेरा क्या बना? पी डी माइनस पी टी ब्रैकेट में आर मेरा क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया, अपॉन 1 माइनस आर। तो भाई ये मेरा क्या है? डेल पी एस। डेल पी एस मतलब स्प्रेड, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, जो कि मेरा स्प्रेड जिसे बोलते हैं, ये मेरा स्प्रेड होता है कि इतना मेरा डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग प्रेशर में। ठीक है, मेरा मैक्सिमम स्प्रेड कब रहेगा? जब मेरा ट्यूबिंग प्रेशर क्या रहेगा? जीरो रहेगा, ये पी टी जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो मेरा मैक्सिमम स्प्रेड। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज मैक्सिमम स्प्रेड, सिंपल, ट्यूबिंग स्प्रेड का फॉर्मूला तो आपको याद ही रहेगा, पी डी माइनस पी टी इंटू ट्यूबिंग इफेक्ट फैक्टर है आर अपॉन 1 माइनस आर। तो सिर्फ ट्यूबिंग प्रेशर को मेरे को क्या पुट कर देना? जीरो, तो मेरा मैक्सिमम स्प्रेड आ जाएगा। तो डेल पी मैक्स कैसे हो जाएगा? डेल पी मैक्स होएगा मेरा, ये मेरा, ये डेल पी एस है, तो डेल पी मैक्स मेरा जो होगा, यानी स्प्रेड जो मैक्स होगा, वो होगा मेरा किसके इक्वल? वो होगा भाई मेरा पी डी आर अपॉन 1 माइनस, ये मेरा क्या हुआ? मैक्स स्प्रेड। क्लियर? बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, और अब आपका लेवल अच्छा खासा बिल्ड हो चुका है इसमें भी। ओपनिंग क्लोजिंग मेरे को पता लग चुका। ठीक है, तो मैंने अभी क्या कैलकुलेट किया? मैंने कैलकुलेट किया स्प्रेड और मैक्सिमम स्प्रेड। अब मेरा स्प्रेड क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है, तो हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेड। एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेड समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेड, इसमें थ्योरी है, बस सिंपल मेरे को देखना है भाई स्प्रेड मेरा काम किस लिए आता है, एक्चुअल में स्प्रेड क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो स्प्रेड जो होता है ना मेरा, वॉल्यूम ऑफ गैस जितनी मैं पंप कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड हॉर्स पावर बाय कंप्रेसर नीडेड, ये वॉल्यूम ऑफ गैस डिसाइड करने में हेल्प करता है, एंड हॉर्स पावर नीडेड। ठीक है, हायर इज द स्प्रेड, हायर द वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय पर साइकिल। ठीक है, अब देखो इसका रिलेशन रहता है, अगर मेरे जितना ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा होगा ना मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग में, इतना ज़्यादा मेरे को क्या रिक्वायर्ड होगा? हायर द स्प्रेड, इतना ज़्यादा मेरे को वॉल्यूम रिक्वायर होगा। किसका? गैस का, जो कि मैं नहीं चाहता। इतनी वॉल्यूम मैं कहाँ से लाऊंगा? हायर वॉल्यूम ऑफ गैस रिक्वायर्ड, हायर वॉल्यूम ऑफ गैस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं, मेरा स्प्रेड क्या रहे? इसका मेरा कंक्लूजन है कि मेरा स्प्रेड क्या रहे? जितना मिनिमम हो सके, लो रहे स्प्रेड। पर अगर मैंने स्प्रेड ज़्यादा लो कर दिया तो मेरी हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जितना कम मेरा स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा मेरा हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट होगी, हायर हॉर्स पावर रिक्वायर्ड। समझे?
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ना मैं ज़्यादा हायर रख सकता हूँ ना ज़्यादा मैं लो रख सकता हूँ। क्या स्प्रेड, मैं ना ज़्यादा हाई रख सकता हूँ ना ज़्यादा लो रख सकता हूँ। मेरे को क्या रखना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज रखना पड़ेगा। तो स्प्रेड इज ऑप्टिमाइज्ड। अगर मैंने हाई रखा तो मेरे को क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस ज़्यादा रिक्वायर होगी, और अगर मैंने लो रखा तो मेरे को क्या, हॉर्स पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो मैं स्प्रेड ऑप्टिमाइज रखता हूँ। मेनली ये इन दो चीज़ों के कैलकुलेट करने के काम आता है। अगर मेरा स्प्रेड हाई हो गया ना तो मेरी वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ जाएगी रिक्वायरमेंट, और अगर मेरा लो हो गया तो मेरी हॉर्स पावर बढ़ जाएगी। तो मैं ऑप्टिमाइज रखता हूँ, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले। तो यही थी मेरी एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेड। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ गैस एंड हॉर्स पावर नीडेड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा स्प्रेड हो गया। अब मेरा एक और आता है टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर या टेस्टिंग प्रेशर जिसे हम बोलते हैं। अब वॉल्स होती है ना, जो वॉल, एक बार ना मेरे को सरफेस पे भी टेस्ट करनी रहती है। एक बार नीचे काम भेजने से पहले, नीचे डाउन होल भेजने से पहले मैं सरफेस पे लैब में ना इनकी टेस्टिंग करता हूँ, भाई ये सही चल भी रही है नहीं। इनको बोलते हैं टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर। कितना होगा टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो उसको बोलता हूँ टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर। उसमें मैं क्या करता हूँ, अपना डोम चार्ज करता हूँ और इसको टेस्ट करता हूँ। पर सरफेस पे मेरा जो ट्यूबिंग प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, मेरा जीरो रहता है। ट्यूबिंग प्रेशर क्या रहता है, जीरो रहता है। तो जो मेरा टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर होगा ना, वही पी डी माइनस पी टी आर अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो मेरा क्या, पी डी माइनस पी टी आर अपॉन, ये मेरा ओपनिंग, पर मेरा क्या ऊपर सरफेस पे ट्यूबिंग प्रेशर रहता ही नहीं, तो ये क्या हो गया मेरा जीरो। तो मेरा टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर हो गया पी डी अपॉन 1 माइनस आर। अब एक और चीज आती है इसमें, जो मेरा डोम प्रेशर है ना, मैंने चार्ज तो कर दिया, पर सरफेस से लेके नीचे तक उसका चेंज होगा, क्या टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर T1 T2। ऊपर तो सरफेस पे टेम्परेचर T1 है, नीचे रिजर्वायर में जब मेरा नीचे मैं वेल बोर में नीचे लेके जाऊंगा तो मेरा प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो ये मेरा PD एट स्टैंडर्ड कंडीशन रहता है। स्टैंडर्ड कंडीशन यानी मेरा जो ऊपर सरफेस पे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या रहता है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट या 520 डिग्री रैंकाइन, जिसको हम बोलते हैं, जो मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन रहता है। तो ये मेरा टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर हो गया। अब भाई अगर मेरे को पीडी नीचे मेरे को वेलबोर में जानना हो, जो मेरा पीडी मैं यूज़ करता हूँ असलियत में, तो मेरा वो कितना होगा एट डेप्थ, मतलब जितनी डेप्थ पे मेरी वॉल लगी होती है। तो पीडी एट रेट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, वही यार जो अपना लो रहता है, रियल गैस लो, PV इज इक्वल टू ZnRT, यही वाला P अपॉन ZT इज इक्वल टू P अपॉन ZT। इधर वाला मेरा किसके नीचे किसी वेलबोर डेप्थ पे है और इधर वाला मेरा सरफेस पे है। ये क्या है, जेड मेरा यूजली 1 रहता है एट सरफेस स्टैंडर्ड कंडीशन। ST टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 520 डिग्री रैंकाइन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। ये मेरा जिस डेप्थ पे मेरे को लेके जाना है उस डेप्थ का मेरे को PD पता लग जाएगा। मेरे को उस डेप्थ का क्या पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए उस डेप्थ का, और उस डेप्थ का क्या पता होना चाहिए, जेड पता होना चाहिए, किसका, गैस का, उस टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, PD कैलकुलेट कर सकता हूँ। इतनी सी बात थी बस मेरी टेस्ट ट्रैक। तो मैंने क्या देखा, ओपनिंग, क्लोजिंग, उसके बाद स्प्रेड, और स्प्रेड के बाद मेरा टेस्ट ट्रैक प्रेशर। ये 4 प्रेशर देखे हमने। अब मेरे को वॉल्व अच्छे से समझ में आ गया इस वीडियो के एंड तक, मेरे को भाई वॉल्व कैसे काम करती है। ठीक है, ओके। कुछ रहा तो नहीं, अरे हाँ एक चीज़ रह गई मेरी, क्या, ये मैंने अभी 4 कैलकुलेट कर लिया, अब आपने कॉपी, अब अगला पेज पलटना है। ठीक है, अब क्या मेरा, अगर भाई मेरा स्प्रिंग भी आ जाए, मतलब बैलो के साथ मेरा स्प्रिंग भी है, यहाँ पे स्प्रिंग भी लगा हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग भी लगा हुआ है, तो मेरा
एक करा रहा हूँ मैं, बाकी आपको अपने आप ही बैलेंस करके देखना, मैं फॉर्मूला लिख दूंगा बाकी ये, ठीक है। तो मेरी वॉल क्या है, इनिशियली क्लोज है, क्लोज, तो मैं जस्ट ओपनिंग का प्रेशर देख रहा हूँ। तो फोर्स ट्राइंग टू क्लोज द वॉल कौन कौन सा हो गया, इसमें ना मेरा एस टी रहता है, क्या स्प्रिंग फैक्टर रहता है एस टी, मतलब इतना प्रेशर लगा रहा है एस टी मेरा, एक तरह से स्प्रिंग मेरा इतना प्रेशर लगा रहा है, इतना प्रेशर लगा रहा है कि ये मेरा इतना इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो देखो फोर्स ट्राइंग टू क्लोज द वॉल, पी डी ए बी बेलो प्लस एस टी, कितने एरिया पे लग रहा है, क्लियर। कितने एरिया पे लग रहा है मेरा, एस टी ए बी, ठीक है, पी डी ए बी एस टी ए बी, नहीं इतने एरिया पे नहीं लगता, ए पी माइनस ए पी, यही मेरे को बताना था। जो आपको स्प्रिंग इक्विवेलेंट लगता है ना, जो मेरा ये जो स्प्रिंग वाला फोर्स है, ये ए बी माइनस ए पी पे लगता है, ठीक है। पी डी तो मेरा पूरे बैलो पे लग रहा है, पर ये इतने एरिया पे लग रहा है, ए बी माइनस ए पी पे, ठीक है। और फोर्स ट्राइंग टू ओपन द वॉल, बस इस बात का ध्यान रखना, इस बात का कि मेरा जो बैलो एरिया माइनस पिन एरिया है ना, उसके ऊपर इक्विवेलेंट लगता है मेरा स्प्रिंग का, ठीक है, स्प्रिंग का उसके ऊपर इक्विवेलेंट लगता है, पिन के ऊपर नहीं लगता, ठीक है। तो ये तो मेरा कितना ही है, पी सी ए बी माइनस ए पी प्लस पी टी ए पी, सिंपल फोर्स बैलेंस, ये चीज का ध्यान रखना बस। इसी से ही आप अगली क्या क्लोजिंग वाली डेरिवेशन करोगे, क्लोजिंग वाली। तो अगर मैं इनको इक्वेट कर दूं, पी डी ए बी प्लस एस सी ए बी माइनस ए पी, और पी सी मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, पी डी ए बी माइनस पी टी ए पी प्लस एस टी ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी डिवाइड बाई ए बी माइनस ए पी। वही करूंगा मैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, ए बी से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो पी सी, ठीक है, तो पी सी मेरा हो गया पी डी ए बी से, तो ए बी गया माइनस पी टी ए पी अपॉन ए बी क्या होता है, आर प्लस एस टी 1 माइनस आर डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ये मेरी क्या बन रही है भाई, ओपनिंग प्रेशर की बन रही है मेरी। तो अगर मैं ऊपर लिखूं तो ये मेरा ओपनिंग प्रेशर का फॉर्मूला बन गया, पी सी इज इक्वल टू पी डी माइनस पी टी आर अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, और एस टी मेरा 1 माइनस आर से मेरा क्या कैंसिल हो जा रहा है, प्लस एस टी 1 माइनस आर, इसके ऊपर भी था नीचे भी था तो कैंसिल हो। तो ये मेरा क्या हो गया ओपनिंग। ऐसे ही आपका क्या आएगा, क्लोजिंग प्रेशर आएगा। ये मेरा क्या हो गया, पी ओपनिंग, पी क्लोजिंग भी मेरा सिंपल फोर्स बैलेंस करूंगा, ये आप खुद से करके देखेंगे। पी क्लोजिंग वो भी मेरा क्या, बस इसी चीज का ध्यान रखना, एस सी ए बी माइनस ए पी, ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखना बस आपको, और फिर ड्राइव करना है। तो मेरा क्या 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 ओपनिंग प्रेशर हो गया मेरा, क्लोजिंग प्रेशर, हाँ ये रहा, ये आएगा मेरा पी डी प्लस एस टी 1 माइनस आर। स्प्रेड मेरा कितना आएगा, स्प्रेड आएगा मेरा, इसमें से ये माइनस करूंगा तो मेरा आएगा, ये तो आपको अपने आप ही कर लेना है, बस मेन चीज है आपको ये निकाल के देखना है, ठीक है। आप इसमें से ये माइनस करोगे तो स्प्रेड आ ही जाएगा मेरा, स्प्रेड आएगा मेरा पी डी माइनस पी टी
प्लस एस जी 1 माइनस आर होल आर अपॉन 1 माइनस आर। ओके ओके ब्रो, सिंपल सा है अपना, हो गया अपना। क्या हो गया, क्लियर हो गया भाई। मेरा स्प्रेड क्या आएगा, इतना आएगा। अगर मेरा स्प्रिंग फैक्टर गिवन हो, एस सी गिवन, कई बार दे देते हैं स्प्रिंग फैक्टर मेरा एस सी, तो यही फॉर्मूले रहते हैं मेरे इसके स्प्रिंग फैक्टर के, प्लस एस सी 1 माइनस आर और प्लस एस सी 1 माइनस आर। अगर याद करना है आपको, पिछले वाले फॉर्मूले याद है, तो सिंपल इसमें एक एस टी टर्म आता है और बाकियों में एस टी 1 माइनस आर आ जाता है, एस टी 1 माइनस आर। ठीक है, इतना सा फर्क रहता है मेरा फॉर्मूले में। अगर वो पिछले याद है आपको, ये वाला याद है, ये वाला याद है, तो सिंपल इसमें मेरा एस सी आएगा ओपनिंग में, इसमें एस सी और 1 माइनस आर, एस सी 1 माइनस आर। ये कॉपी में लिख लेना। ओके ओके ओके। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरे क्या वॉल बैलेंस खत्म हो गया। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं भाई, मेरा न्यूमेरिकल कैसा था। न्यूमेरिकल इसी वीडियो में देख लेते हैं, चलो ठीक है। अब फ्लो बनाई हुआ है तो उस फ्लो को तोड़ते नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन जल्दी से, छोटा सा न्यूमेरिकल है, और फिर एक गेट में भी आया था न्यूमेरिकल, वो भी देख लेंगे। तो मेरे को गिवन है 6000 फीट पे डोम प्रेशर गिवन है, 6000 फीट पे एक वेल है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन डोम प्रेशर यानी चार्ज प्रेशर, कितने प्रेशर पे चार्ज है, 700 psi पे चार्ज है। ट्यूबिंग प्रेशर 500, एरिया ऑफ बेल्लो ए बी 1 इंच स्क्वायर, ए पी पॉट एरिया 0.1 इंच स्क्वायर। ये गिवन है मेरे को। मुझसे पूछा क्लोजिंग, ओपनिंग और स्प्रेड पूछा है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, पी ओपनिंग प्रेशर क्या होता है वो, पी डी माइनस पी टी आर अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या होता है मेरा, एरिया ऑफ पोर्ट अपॉन एरिया ऑफ बेलो। तो ए पी क्या है मेरा 0.1 डिवाइड बाय 1, तो आर कितने के इक्वल हो गया, 0.1 के इक्वल। तो पी डी 700 माइनस 500 0.1, 1 माइनस 0.1 यानी 0.9, 1 माइनस 0.1 यानी 0.9। तो ये कितने के इक्वल, इसके आंसर नहीं लिखे हुए। ये अराउंड 722.22 psi के इक्वल आएगा। ठीक है, पीसी, पी ओपनिंग, ओपनिंग प्रेशर मेरा कैलकुलेट हो गया। ओपनिंग प्रेशर में ये है 722.22। अब मेरे को कैलकुलेट करना है मेरा क्लोजिंग प्रेशर, ठीक है। छोटे से न्यूमेरिकल है जो हमने अभी तक इतनी देर में कवर किया है। अब मेरे को जल्दी जल्दी मेरे से क्या हो रहा है, निकल रहा है आंसर, जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। पी क्लोजिंग कितने किसके इक्वल होता है, पी क्लोजिंग पी डी के इक्वल होता है, यानी कि कितना 500 नहीं 700, वो तो पी टी है, ठीक है। तो पी क्लोजिंग कितना हो गया 700, और पी ओपनिंग कितना था, पी ओपनिंग था मेरा 722.22। स्प्रेड कितना हो गया, सिंपल 722 माइनस 700 यानी 722 माइनस 700 22.22। स्प्रेड हो गया। टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर, ओपनिंग प्रेशर मेरा कैलकुलेट हो गया, क्लोज ओपनिंग कैलकुलेट हो गया, क्लोजिंग कैलकुलेट हो गया, स्प्रेड कैलकुलेट हो गया मेरा 22.22। सिंपल डिफरेंस निकाल दिया। और अब मेरा क्या, टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर, ये मेरा क्या आ जाएगा, टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर आएगा, ठीक है। ये आएगा, इसको कैलकुलेट करना कितना आएगा, ये मैंने लिखा नहीं हुआ नोटबुक में, ठीक है। 700 डिवाइड बाय 0.9 मेरा क्या आ जाएगा, टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर। और कुछ बचा है नहीं,
और कुछ नहीं पता, ठीक है। ये PD मेरा डेप्थ पे है, ठीक है, ये मैंने टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर डेप्थ पे निकाला है, पर PD एट द रेट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो इस क्वेश्चन में ये होना ही नहीं चाहिए वैसे वाला क्वेश्चन टेस्ट ट्रैक ओपनिंग पे। अगर मेरे को गिवन रहता ना मेरा PD गिवन रहेगा आपको अलग से, PD मेरे को गिवन रहेगा एट द रेट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेट्स से मेरा कितना है 500 है, ये PT भी 500 है, और ऊपर जब मैं सरफेस पे, तब मैं टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर, पहले वाला गलत था, पहले वाला काटा मार दो उसको, गलत था। पहले वाले पे क्या कर दो, क्रॉस मार दो, गलत था, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है PD 1 माइनस R, ये कितना हो गया 500, 1 माइनस 0.1, 500 डिवाइड बाई 0.9, ये मेरा क्या हो गया टेस्ट ट्रैक ओपनिंग प्रेशर हो गया, ठीक है। PD एट द रेट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये याद रखना है बस, ओके। तो ये मेरा सिंपल सा न्यूमेरिकल हो गया, इतना ही सिंपल रहता है न्यूमेरिकल, गेट में भी आया था जो आया था इतना ही सिंपल आया था, ठीक है, ओके। तो ये मेरा क्या हुआ, अनबैलेंस वॉल थी ना, स्प्रेड आ रहा था, तो मेरी बेसिकली मेरे को अनबैलेंस वॉल का ही ओपनिंग और क्लोजिंग पढ़ना रहता है, बाकी जो दूसरी टाइप्स ऑफ वॉल आएंगी ना, अभी एक ही बैलेंस टाइप अनबैलेंस टाइप वॉल देखी है, दूसरे में हम बस ये देखेंगे भाई बैलेंस होती क्या होती है। मेन इसमें ही होता है न्यूमेरिकल्स, ओपनिंग क्लोजिंग स्प्रेड, किसमें, अनबैलेंस वॉल में। तो ये मेरी सारी क्या हुई, बेसिकली एक अच्छा खासा गैस लिफ्ट में न्यूमेरिकल पार्ट मेरा खत्म हो गया, और सिंपल सा है न्यूमेरिकल पार्ट, इतना वो टफ भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी टाइप्स ऑफ वॉल, अनबैलेंस वॉल हो गई ना, अब टाइप ऑफ वॉल देखेंगे, वो कैसे, वो थ्योरीज वाइज देखेंगे, बस थ्योरी वाइज, उसमें और कुछ नहीं है, सिंपल थ्योरी वाइज देखेंगे। मेनली मेरी सारी फील्ड्स में अनबैलेंस वॉल यूज होती है, और इसी की कैलकुलेशन ही मेरी गेट के पेपर में है, ओपनिंग और क्लोजिंग, दूसरी की कुछ नहीं है, दूसरी में है एक तरह से उसमें देखूंगा। अगर आपको देखना भी है तो उसमें कंप्यूटर असिस्टेड में मेरी टाइप्स ऑफ वॉल अच्छे से समझाई है, उसमें भी इसी की सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से समझाई है, बाकी की नहीं, बाकी की मेरी थ्योरी समझाई है, हर एक बुक में ऐसे ही, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू, क्लियर सब कुछ, इसमें अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, बिल्कुल बेसिक था, तो थैंक यू, इस वीडियो को खत्म करते हैं। Let's develop an understanding of gas lift valves. A gas lift system requires a source of gas and sufficient pressure to inject it at the proper place and rate into our flow system. The injected gas may come from production operations or an outside source of supply. Often sufficient supply and pressure is available from the high-pressure separator. If the available operating pressure is not high enough, then a compressor will be needed. Prior to injection, the gas typically passes through a flow control choke, which controls the injection rate. Gas lift valves located in the tubing are sized and spaced according to the overall design. The method of operation and type of installation depend largely on the type of valves used. As you might expect, there are different types of gas lift valves. For simplicity, we shall discuss three types: the casing pressure operated valve, the fluid operated valve, and the throttling valve. Later we shall discuss a fourth type called the pilot operated valve. They're distinguished by their sensitivity to the casing pressures and tubing pressures needed to open and close them. The gas lift industry categorizes gas lift valves according to which pressure has the greater effect on the opening of the valve. This sensitivity is determined by the mechanical design of the valve, because it is the pressure exposed to the largest area in the valve that controls the valve's operation. We remember that pressure is equal to force divided by area, and therefore that force is equal to pressure multiplied by area. A schematic of a typical gas lift valve installed in a tubing string is shown here. Nitrogen is normally injected into the dome and charged to a specified pressure. The bellows serve as a flexible or responsive element.
The movement of the bellows causes the stem to rise and fall, and the ball to open and close over the port. When the port is open, the annulus and tubing are in communication. Because the area of the bellows, A sub B, is much larger than the area of the port, A sub P, it is the casing pressure which controls the operation of this valve. This type of valve, then, is referred to as a casing pressure operated valve, or more simply, a pressure operated valve. It requires a buildup in casing pressure to open and a reduction in casing pressure to close. Let's join Ed DeMoss of Teledyne Merla in Dallas and have him show us a good cutaway of a pressure-operated valve. We have here a full-scale pressure-charged gas lift valve, 1.5 inch size, that is wireline retrievable. The various parts of this valve are the dome, the bellows, the packing, upper packing, which separates casing from tubing, the ball or stem, the seat, the back check, and the lower packing. The two packings separate the casing pressure, which enters the valve in this area above the seat, from the tubing pressure, which enters the valve from below the back check, right in this area. Now let's look closely at how the valve works. At the top of the valve, we have a fitting which allows us to apply a nitrogen charge. This nitrogen charge in this dome acts downward on the bellows, which is a flexible membrane. This bellows then will move down or move up as a function of the nitrogen charge and the casing pressure acting on the valve. As the bellows moves, it causes the valve or the stem to move upward away from the seat or to move downward onto the seat. Casing pressure enters the valve above the seat and pushes upward on the inside of the bellows. Tubing pressure is sensed by the valve from this area, and the tubing pressure comes under the seat, and it too acts in an upward direction. These two forces, casing pressure acting upward on the bellows, tubing pressure acting upward on the seat, will open the valve. As the casing pressure then is decreased due to gas flowing from the casing into the tubing, the valve will tend to close and move towards the closed position. The ball will close and touch the seat when the casing pressure has declined to the dome charge pressure. Now let's take a look at a different type of gas lift valve called a fluid-operated valve. Note that the port is exposed to the casing pressure and the bellows is exposed to the tubing pressure. Rather than a single flexible element, we now have both a spring and an optional dome charge supplying the closing force. Most manufacturers of this type of valve charge the dome only when high valve setting pressures require a supplement to the spring force. In this case, because of the large bellows area, it is the tubing pressure rather than the casing pressure which controls the operation of the valve. For this reason, it is called a fluid-operated valve. It requires a decrease in tubing pressure to close. We have here a full-scale model of a fluid-operated gas lift valve. This gas lift valve is wireline retrievable and consists of a bellows, a spring, a ball, and a seat, a back check, and the packing, the lower packing and the upper packing, which are used to isolate the casing pressure from the tubing pressure. Let's look at how this gas lift valve operates. Going back to the bellows section, in this particular valve, this bellows is never charged with nitrogen. However, some vendors have the capability of adding nitrogen pressure to the bellows in order to operate at higher pressures. In this particular valve, the spring is the only pressure calibration device, and by increasing the load on the spring
we raise the pressure of the valve. By decreasing the load on the spring, the calibration pressure is decreased. As the valve is in the well, tubing pressure flows from the bottom of the valve through these bypass ports and flows all the way up to come in contact with the bellows. This tends to shorten the bellows and tries to take the ball off the seat. At the same time, casing pressure comes through this middle port and moves upward across the check and under the seat, providing an upward force trying to push the ball off the seat. Together, the casing pressure and the tubing pressure will overcome the spring calibration pressure. It's obvious that the tubing pressure flowing through these bypass ports, acting on the bellows, is the predominant opening force in this valve. As gas flows from the casing through the seat, it turns around and flows into the tubing. This mixture of the gas from the casing into the well fluids inside the tubing will cause the tubing pressure to change. As the tubing pressure decreases to the valve closing pressure of the valve, or the calibration pressure of the valve will then close. The closing feature of this valve is not controlled by the casing pressure, but instead is a function of the tubing pressure. In the pressure-operated valve, the casing pressure must fall below the dome pressure for the valve to close. It is possible to modify this behavior, that is, to make the closing of the valve somewhat sensitive to tubing pressure if, for example, we use a tapered seat, as shown here. The tapered seat allows the port area to sense the tubing pressure when the valve is open. This means that this type of valve, referred to as a throttling valve, responds to both the tubing and casing pressure even when it is open. If the tubing pressure is less than the casing pressure, it is possible for the throttling valve to close even before the casing pressure has dropped to the dome pressure. In fact, a throttling valve will close with a reduction in tubing pressure even though the casing pressure is held constant. This type of valve then requires a buildup in tubing or casing pressure to open and a reduction in tubing or casing pressure to close. During continuous gas lift operations, the gas is choked at the surface or controlled by a regulator, so there should be no drop in casing pressure to close the valve. Because the casing pressure is held constant, the valve will open and close then only in response to changes in tubing pressure. Again, we turn to Ed to show us how a throttling valve works. The valve that we have here is a full-scale 1-inch OD gas lift valve for wireline retrievable installation. Included on this valve is the M latch. This is a throttling type valve and consists of a bellows, a spring, a ball with tapered seat, and in the lower nose is a back check. The packing shown here and here isolates the casing pressure from the tubing pressure. Now let's see how this throttling valve works when it is in the well. Normally the casing pressure is held at a constant value. The casing pressure enters the valve through slots right close to the spring and acts on the bellows. This casing pressure applied to the bellows tends to keep the valve in an open position. The tubing pressure comes in through the bottom of the valve below the lower packing and moves up through the seat against the ball. Now, since this is a throttling valve, there is a measurable pressure drop across the trim so that this valve senses the actual tubing pressure, and as the tubing pressure moves up or moves down, the ball will tend to move up or move down, and as a result of this movement of the ball, the gas flow rate through the valve will increase with an upward movement or decrease with a downward movement. The tubing pressure is sensed from below the lower packing and acts under the seat against the ball. As the tubing pressure increases, an upward force is applied tending to make the valve throttle to a
more open position to pass more gas. As the tubing pressure decreases, the ball is allowed to move deeper into the tapered seat, restricting the flow rate through the valve and making the valve pass less gas. This response to changes in tubing pressure allows the valve to be partially open or fully open as a function of the tubing pressure only. Now let's look at a plot of flow rate versus tubing pressure. It will help us understand the performance characteristics of a throttling valve. The vertical axis is flow rate, and the horizontal axis is tubing pressure. At very low tubing pressure, to the left of point 1, the valve is closed. As the tubing pressure reaches point 1, the valve begins to open and gas flows from the casing to the tubing. The flow rate increases as the port continues to open. Throttling occurs from point 2 to point 3, at which point the port is fully opened and throttling ends. The maximum flow rate occurs at point 4. As the tubing pressure increases from point 4 to point 5, the tubing and casing pressures become balanced and the flow rate drops to 0. During the reverse cycle, as the tubing pressure decreases, the valve opens at point 5. Throttling takes place between points 3 and 2, and the valve throttles closed between points 2 and 1. There are other valves referred to as combination valves, which are also available for gas lift operations. Information on these and other special purpose valves are available from manufacturers. The type of valve to be used for a given installation will depend on whether the well is to be placed on intermittent or continuous lift. If it is not certain which type of gas lift operation will take place, as in cases where a well's performance is borderline, then valves may be selected which are suitable for both continuous and intermittent lift. Valves used for continuous flow must be sensitive to tubing pressure when in the open position. As the tubing pressure decreases, the valve should begin to throttle closed so as to decrease gas throughput. As the tubing pressure increases, the valve should open so as to increase gas throughput. This proportional response to increase and decrease in tubing pressure maintains the established flowing tubing pressure and tends to keep a constant pressure inside the tubing. The ideal valve for continuous flow gas lift, then, is the throttling valve. The types of valves to be used for intermittent lift depend upon whether we are going to install a single-point or multi-point injection system. In single-point intermittent gas lift operation, all of the gas necessary to move the liquid slug to the surface is injected through the operating valve, generally the bottom valve in the string. Let's look at single-point injection on the gas lift simulator at Gulf Oil's New Orleans Training Center. For this type of installation, the valve should expand to a large port size as soon as it is opened and remain in the fully open position until closing. Depending upon the completion configuration, the port size will range in diameter from 3/8 to 3/4 of an inch. For multi-point intermittent gas lift operation, each valve in turn should allow sufficient gas to pass so as to move the slug to the next higher valve. The pressure under the slug opens the valve it has just passed and supplements the gas being injected through the lower valves. As the slug moves to the surface, the valves normally remain open until the slug is produced at the surface. Because the opening and closing of the various valves in our gas lift system are so important to its operation, we should take a few minutes to understand how and when a valve will open, when it will close, and what the difference in these two pressures, referred to as spread, really means. Here we have a casing pressure operated valve. It is a single element valve for which we would like to calculate the opening and closing pressures. To do this, we must write a force balance equation for the valve. The forces trying to hold the valve closed are equal to the bellows pressure, P sub D, times the area of the bellows, A sub B. The forces attempting to open the valve are the casing pressure, P sub C, applied to the area of the bellows, A sub B, minus the area of the stem or port, A sub P, plus the tubing pressure, P sub T, multiplied by the area of the port, A sub P. If we equate these two terms,
we obtain an expression for the casing pressure that will just open the valve. It is given here in terms of R, which equals the area of the port, A sub P, divided by the area of the bellows, A sub B. We may apply this relationship to a specific example. We are told that the bellows pressure area is 0.77 square inches, and the area of the port 0.129 square inches. The bellows pressure, P sub D, is set at 500 psi, and the tubing pressure, P sub T, is 425 psi. R is calculated to be 0.167. The casing pressure required to open the valve is calculated to be 515 pounds, that is, 15 pounds above the bellows pressure. A higher casing pressure is required because of the effect of the lower tubing pressure on the port. We may also calculate the closing pressure of the valve once it is opened. Once again, we equate the forces tending to keep the valve opened with those tending to close it. We see that the forces tending to close the valve are equal to P sub D times A sub B. The forces tending to hold the valve opened are equal to P sub C, the casing pressure applied to the area of the bellows minus the area of the port, plus the casing pressure multiplied by the area of the port. Equating these two terms, we find that the casing pressure required to close the valve is equal to the bellows pressure or the dome charge. In our example, the bellows pressure is 500 pounds, and so the valve will close at this pressure. The difference between the opening pressure and the closing pressure is 15 psi. We refer to this as the spread. By analyzing our equations, we can show that the spread is a function of the ratio R, the bellows pressure, and the tubing pressure. The relationship is given here. For given bellows and tubing pressures, we may reduce the spread by reducing the size of the port opening. The spread is particularly important in intermittent gas lift installations because it controls the volume of gas used in each cycle. As the pressure reduction or spread required to close the operating valve increases, the amount of gas injected during the cycle also increases. A small port size, though, increases horsepower requirements, and therefore a balance must be struck between gas conservation and horsepower requirements. The pilot valve was developed in response to the need for a larger port size, while maintaining close control over spread characteristics. It has a small port, which is used for spread control, and a larger port, which is used for more efficient gas passage. The pilot valve, then, answers this twofold need and is often used for intermittent gas lift operations. Let's go back to Ed as he explains the operation of a pilot valve. Shown here is a 1.5-inch OD pilot-operated gas lift valve. This is an ideal intermittent gas lift valve because with the pilot, we're able to get complete spread control, very small spreads requiring very small ports, but simultaneously with the motor valve section, we're able to always maintain a large port for passing large amounts of gas efficiently. The valve has the familiar upper packing and lower packing, and the casing pressure is always sensed between these two packings. The casing pressure right in this area furnishes the large supply of gas which flows through the main inlet valve. Right here under the upper packing are the small ports that supply gas to the pilot. The casing pressure moves through these valves, through these ports, upward, past the spring, and against the bellows. The casing pressure now acting on this bellows tends to cause an upward force overcoming the spring force which is used to calibrate the valve. The valve also senses tubing pressure right here at the very small port of the pilot valve. We're not really concerned that this is a small port because no significant amount of gas needs to pass through the pilot. The pilot is simply a control device. So
when the pilot is closed, it controls the main valve in a closed position. But once the pilot is open, it sends an open signal to the main valve. Once the main valve is open, a large 3/4 inch port is made available for efficiently passing large volumes of gas from the casing to the tubing in order to effect efficient intermittent gas lift. Let's look closely at the ports that allow the entry of gas into this main valve. Here we see 2 ports that provide entry of gas from the casing into the main valve section. Actually, there are 4, just exactly like this. The gas flows into this annular area, past the stem, which is down in this huddling chamber, around the annular area of the main valve, and then down through the valve and out these exit ports. We may summarize this section on valves by remembering that a gas lift valve is categorized according to the pressure which has the greater effect on its opening. The casing pressure, or pressure-operated valve, is dominated by the casing pressure, both to open and close it. The fluid-operated valve depends on the tubing pressure to open and close it. The throttling valve, or alternatively the continuous flow valve, depends on the casing pressure to open it and the tubing or casing pressure to close it. For continuous flow gas lift, we found that the ideal valve was the throttling valve because it tended to maintain a constant pressure inside the tubing. For intermittent gas lift, we found that any type of gas lift valve may be used, provided it was